हेलो टू ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 इंग्लिश पोएट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है पोएटिक डिवाइसेस का। पोएटिक डिवाइसेस बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, एक नहीं है बहुत सारे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि पोएटिक डिवाइसेस पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि हमारे बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर के पोएट होते हैं जो अपनी पोएट्री को सुंदर बनाने के लिए इन पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। इन पोएटिक डिवाइसेस को हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं। हिंदी में आपने अलंकार पढ़े होंगे, है ना? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। तो कुछ उसी तरीके के हमारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं इंग्लिश पोएट्री में भी। तो चलिए आज मिलते हैं हर एक पोएटिक डिवाइसेस के साथ, उनके मीनिंग को समझते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी इंग्लिश की पोएट्री में जितनी भी पोएट्रीज हैं उन सब में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना और ना ही स्किप करने की कोशिश करना, क्योंकि हर एक स्लाइड में हर एक मिनट में आप एक नई पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ोगे और ये जानने की कोशिश करोगे कि उनका मीनिंग क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ क्या है, हाउ द पोएटिक डिवाइसेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पोएम। ये किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। तो हमारी इंग्लिश की क्लास में हमारे पास 10 पोएट्रीज है और इनका फीचर्स क्या होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस आर टेक्निक यूज्ड बाय पोएट्स टू एनहांस द मीनिंग, साउंड एंड ओवरऑल इफेक्ट ऑफ देयर पोएट्री। तो वो पोएट्री के मीनिंग को एनहांस करते हैं, उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसके ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ खो गए, नए नए इमेजिनेटिव वर्ड्स होते हैं, वो पोएटिक डिवाइसेस हैं। दीज डिवाइसेस हेल्प क्रिएट रिदम, एक्सप्रेस इमोशंस एंड मेक द पोएम मोर विविड एंड एंगेजिंग। और ये बहुत ही डिफरेंट बना देती है पोएट्री को। सिंपल सी पोएट्री को भी बहुत डिफरेंट तरीके से हमें शो करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो क्या है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अलग अलग तरीके की पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और समझेंगे पोएटिक डिवाइस हर एक पोएट्री का जो भी हमारी क्लास 10 के सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई एलिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपकी सुविधा के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर कुछ हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। प्यारी पंखुड़ियां पंखों में परफेक्ट पोज देती हैं। प्यारी पंखुड़ियां पंखों में परफेक्ट पोज देती हैं। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। या हमारा दूसरा एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो सेम वही है। देखो इंग्लिश में भी क्या है, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. तो ये कुछ टंग ट्विस्टर्स भी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का मीनिंग क्या है, द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, समझाया क्या जा रहा है कि फर्स्ट जो हमारा लेटर हुआ, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जैसे A to Z में 5 तो वॉवल हो गए और 21 हो गए हमारे कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा हुआ यहाँ पे, P वाला। ठीक है, तो ये जो P साउंड आ रहा है, ये साउंड किसके लिए आ रहा है कि आपका एक कॉन्सोनेंट है जो बहुत बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, consonant sound at the beginning of words in the closer proximity. The repetition of P sound create a catchy playful rhythm making the line humorous and fun to say. अब इससे क्या हो रहा है कि मजा आ रहा है, बोलने में मजा आ रहा है। Peter Piper picked a pack of pickled पेपर्स। प्यारी पंखुड़ियां पंखों में परफेक्ट पोज देती हैं। आप भी बोलकर देखना, आपको भी मजा आएगा, एक नया रिदम आपके पास क्रिएट होगा। तो जब इस तरीके के कोई कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं एक ही लाइन में बार बार फर्स्ट वर्ड, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट क्या है, एसोनेंस। तो क्या है एसोनेंस? एसोनेंस में क्या आया, सांसों में खुमार आंखों में प्यार। सांसों में खुमार आंखों में प्यार। द ग्रीन सी ब्रीज फ्रीज द ट्रीज। अब इसको समझो, द ग्रीन सी ब्रीज फ्रीज द ट्रीज। अब यहाँ पे एक वॉवल साउंड है जो लंबा चल रहा है, वो है ई। इंग्लिश में क्या चल रहा है, जैसे द ग्रीन सी ब्रीज फ्रीज द ट्रीज। ठीक है, वहां पे क्या है, सांसों में खुमार
आंखों में प्यार, तो वहां अ का साउंड आ रहा है, तो क्या है, द रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड। क्या आ रहा है यहाँ पर, द रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड। क्या है, वॉवल साउंड इन द नियर बाय इफेक्ट। ठीक है, जैसे द रिपीटिशन ऑफ द ई साउंड इन द breeze, trees create a smooth melodic effect adding a playful feel to the line। जब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक हमारे लाइन में वोवल साउंड की रिपीटिशन हो, तब वहां पर हमारे कौन सा पोएटिक डिवाइस होगा, एसोनेंस। कौन सा होगा, एसोनेंस। और इससे पहले क्या था, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या था, जहां पर हमारे को फर्स्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेटाफोर। मेटाफोर में क्या है, देखो ये बहुत अच्छा है। वो किताबों का समुद्र है, कभी खत्म ही नहीं होता। ये तो बात है भाई, किताबों का समुद्र कभी भी खत्म नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप जब से पढ़ना चालू किया तब से किताबें 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 पढ़ते जा रहे हो, और जब तक जिंदगी है तब तक आप किताबों में ही रहोगे। तो ये कहावत हो गया, मुहावरा टाइप। ठीक है, जैसे ही इज अ लायन इन द फाइट, जब वो लड़ाई करता है ना तो शेर की तरह करता है। क्लियर, तो ये क्या है, मेटाफोर। डिफाइन क्या है, अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर। ये बता रहे हैं कि एक चीज दूसरी, और यहां पर हम कंपेयर नहीं कर रहे। जैसे किताबों का समुद्र है, किताब समुद्र तो नहीं है लेकिन किताबों का समुद्र है। ठीक है, ही इज अ लायन इन द फाइट, अब वो खुद शेर तो नहीं बन गया ना, लेकिन ही इज अ लायन। यहाँ पे लाइक और एज वर्ड नहीं आ रहा है, लाइक और एज वर्ड नहीं आ रहा, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को दूसरे के तरीके से दिखा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफोर। जैसे कंपेयर्स द पर्सन टू अ लायन इंप्लाइंग दैट दे आर ब्रेव एंड पावरफुल। जब लाइन आ गया तो मतलब हमें यह समझ आता है कि वो बहुत पावरफुल है, बहुत ब्रेव है। क्लियर, तो इसी तरीके से हमारा ये मेटाफोर की एक पोएटिक डिवाइस आती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली कैसे होता है, SIMILE, इसको स्माइली नहीं पढ़ना, ये क्या है, सिमिली। कई बच्चे इसको स्माइली पढ़ देते हैं, अरे स्माइली नहीं है, ये क्या है, सिमिली। अब सिमिली और मेटाफोर में सिर्फ एक हल्का सा फर्क है, उसको समझते हैं। पहले इसकी हिंदी की लाइन पढ़ते हैं। उसकी हंसी गुलाब की पंखुड़ी जैसी है, कभी ताजगी देती है और कभी चुभ जाती है। उसकी हंसी इतनी अच्छी है, या तो ताजगी दे जाती है और कभी जो है वो चुभ जाती है। हर स्माइल इज लाइक सनशाइन ऑन अ रेनी डे। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, लाइक। क्या वर्ड आ रहा है, लाइक। तो जहां पर भी किसी सेंटेंस में एज और लाइक आ जाए, या तो एज आ जाए या फिर क्या आ जाए, लाइक, तो वहां पे आएगा हमारा पोएटिक डिवाइस सिमिली। लेकिन अगर वहां पे कंपैरिजन हो रहा है विदाउट यूजिंग एज और लाइक, दैट इज मेटाफोर। तो मेटाफोर और सिमिली में सिर्फ एक ही फर्क है, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों में एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे वहां पे पीछे क्या था, ही फाइट्स लाइक ही इज अ लायन इन द फाइट, ही इज अ लायन इन द फाइट, कि वो शेर है लड़ाई में। अगर वहां पे लिखा होता ही फाइट्स लाइक अ लायन, तो वो बन जाता सिमिली। समझ रहे हो, अगर वहां एक लाइन आ जाती ही फाइट्स लाइक अ लायन, तो वो सिमिली हो जाता। लेकिन वहां पे लिखा क्या था, ही इज अ लायन इन द फाइट, तो वो सीधा सीधा मेटाफोर हो जाएगा। क्लियर, तो इन दोनों में सिर्फ ये हल्का सा डिफरेंस है, इसी को याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और बहुत आसान। वृक्ष अपनी शाखाओं से बातें करते हैं जैसे वे इंसान हो। अब क्या कोई पेड़ अपनी शाखाओं के साथ बात कर सकता है, भाई क्या है हालत है, इतने नीचे क्यों जा रही हो, ऊपर चल, अरे ऊपर वाले ठीक हो ना, चिड़ियों को सही घर मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्या ऐसे पेड़ कभी बातें करता है, नहीं ना। लेकिन उसको एक क्वालिटी दे दी है, कौन सी क्वालिटी दे दी है, ह्यूमन की क्वालिटी। तो जब हम किसी एक चीज को जो कि ह्यूमन नहीं है और उसको हम इंसान की क्वालिटी दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन। द एंग्री क्लाउड्स मार्च अक्रॉस द स्काई, मार्चिंग कर रहे हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो क्या वो इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं। सो attributing human characteristics to a non-human thing or abstract ideas। तो जब हम एक नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, दैट बिकम्स अ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, द क्लाउड्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ मार्चिंग, क्रिएटिंग अ ह्यूमरस इमेज ऑफ क्लाउड्स मूविंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल वे। जैसे आर्मी नहीं चलती,
लेफ्ट राइट करते हुए, है ना, बिल्कुल पोजीशन, यस बिल्कुल स्ट्रेट, तो वैसे ही चल रहा है। तो एक क्रिएट करना है, इमेजिनेशन देनी है कि भाई कैसे चल रहे हैं के पीछे एक एक पर्टिकुलर वे में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे जो नेक्स्ट वाला है, ये थोड़ा सा आपको स्पेलिंग में भी कंफ्यूजन होगा और इसकी प्रोनाउंसिएशन करना तो अपने आप में एक पोएटिक डिवाइस को जीतना है। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है ओनोमेटोपिया। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, देखो, गड़गड़ाती बर्फ ने मेरे दिमाग को भी जमा दिया। अरे भाई ये तो स्पेलिंग ही ऐसी है, इसका प्रोनाउंसिएशन ने मेरे दिमाग को जमा दिया है। द क्लॉक वेंट टिक टॉक ऑल नाइट अलोंग। अब यहाँ पे देखो, गड़गड़ाती बर्फ ने, तो बर्फ की कोई साउंड नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या देखना है, वर्ड्स दैट इमिटेट द नेचुरल साउंड दे प्रेजेंट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि नेचुरल साउंड प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आपके पास एक पोएट्री थी, रेन ऑन द रूफ, तो उस पे आ रहा था ना कि उसके प्लैटर ऑफ द साउंड किसके ऊपर हो रहा था, तो ना बारिश छत के ऊपर, प्लैटर ऑन द रूफ। तो वो जो साउंड क्रिएट हो रहा है वो है ओनोमेटोपिया का। द वर्ड टिक टॉक इमिटेट द साउंड ऑफ अ क्लॉक गिविंग अ प्लेफुल साउंड टू द टिकिंग ऑफ टाइम। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हमारे पास आता है सिंबोलिज्म, कि हम किसको सिंबलाइज कर रहे हैं। ये आपकी रेन और डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों में यूज हुआ है। उसकी आंखों में चांद का आंचल था जैसे हर रात का स्वप्न। देखो कितनी अच्छी लाइन है, उसकी आंखों में चांद का आंचल था जैसे हर रात का स्वप्न। तो द डोव फ्लू अक्रॉस द स्काई अ सिंबल ऑफ पीस। अब यहाँ पे तो दे ही दिया। डोव क्या होता है, डोव मतलब होता है व्हाइट पिजन होता है ना, जब ऐसे आसमान में उड़ाते हैं तो वो शांति का प्रतीक है। द डोव सिंबलाइज पीस, अ वाइडली अंडरस्टूड सिंबल एडिंग अ लेयर ऑफ मीनिंग टू द सिंबल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग। कि यहाँ पे बर्ड फ्लाइंग का एक सिंपल सा हमारे पास में सिंबोलिज्म आ जाता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हाइपरबोल। मैंने तुम्हें 1,00,000 बार समझाया फिर भी तुम नहीं समझे। मैंने तुम्हें 1,00,000 बार समझाया भाई, टाइम टेबल बना लो भाई, छोटी छोटी चीजों को पढ़ लो, लेकिन तुम नहीं समझ। अब क्या मतलब है, अरे इतनी भूख लगी है कि वो हॉर्स को भी खा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, एन एग्जैगरेट स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। मतलब ये पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी हम एक क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। दिस इज एन एग्जैगरेशन टू एक्सप्रेस हाउ एक्सट्रीमली हंग्री द पर्सन इज। Obviously, no one can actually eat a whole horse, but it humorously highlight the intensity of their hunger. लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हॉर्स को खाने की बात हो रही है तो भाई उसको कितनी जबरदस्त भूख लगी होगी। ठीक है। तो इससे हमारे को उसकी इंटेंसिटी का पता चल रहा है कि हाउ मच हंगर शी इज। नेक्स्ट इज इमेजरी इमेजिनेशन, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। ये वाली जो पोएटिक डिवाइस है ये मोस्टली हर एक पोएट यूज करते हैं अपनी पोएट्री को और अच्छा इमेजिनेटिव बनाने के लिए। गुलाब के फूलों में बसी सौंधी खुशबू जैसे बारिश के बाद मिट्टी की महक। दोबारा समझो, गुलाब के फूलों में बसी सौंधी खुशबू जैसे बारिश के बाद मिट्टी की महक। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इमेजिनेशन दिया। ठीक। द साउंड ऑफ द वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर इकोड इन द नाइट लाइक अ लुलाबी। मतलब ऐसे आवाज आ रही है जैसे वहां पर कोई लोरी सुना रहा हो। क्लियर। तो यहाँ क्या है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस हेल्पिंग द रीडर टू विजुअलाइज सीन साउंड और इमोशंस। तो यहां पर डेफिनेशन में क्या है कि उसको आपको इमेजिनेशन के लिए दे दिया है। ठीक है। आप उन शब्दों के जरिए उस जर्नी पे चले जाओ, वहां पे खुद से समझो क्या इमेजिनेशन आ रही है। ठीक। जैसे आपका फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ये दोनों पोएट्री ऐसी है जिसमें इमेजिनेशन बहुत सारी है। इसके आगे भी है पोएट्रीज में। दिस इमेजरी इवोक्स बोथ द साउंड ऑफ द वेव्स एंड क्लेमिंग इफेक्ट ऑफ द सीन हेल्पिंग द रीडर्स टू विजुअलाइज एंड हियर द सेटिंग। तो यहाँ पे वेव्स है, उसकी साउंड है, वो बता रही है कि भाई कैसे वो टकरा रही है, लहरें जो है वो किनारों के साथ टकरा रही है और कैसा शोर आ रहा है, आपको महसूस करना है, उस जर्नी पे जाना है। क्लियर। तो ये है हमारा इमेजरी। नेक्स्ट है हमारे पास में एनाफोरा। ये भी बहुत अच्छा है। मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पूछा था पर तुम हर बार चुप रहते हो। मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पूछा था पर तुम तो हर बार चुप रहते हो। यहां पर एक वर्ड पे जाना, मैंने दो बार यूज हो रहा है ना, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पूछा था। ठीक है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे, आई हैव अ ड्रीम दैट दिस नेशन विल राइज अप
आई हैव अ ड्रीम दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। तो यहाँ एक सेंटेंस, एक फ्रेज पर जाओ, आई हैव अ ड्रीम, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। तो यहाँ क्या है, द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज और लाइन। मैंने तुमसे कहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने तुमसे पूछा था, मैंने तुमसे, एक रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन है एक वर्ड और फ्रेज का। आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, 3 बार यूज हो रहा है। तो जब इस तरीके से यूज होगा तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। अब यहां आपको क्या देखना है कि अगर पी वाला लेटर बार बार रिपीट हुआ था पहले वाले में, अगर कोई लेटर, एक सिंगल लेटर रिपीट हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कौन सी पोएटिक डिवाइस है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगर कभी वॉवल का रिपीटिशन आ रहा हो तो वो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। दोबारा समझो, अगर कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तब कौन सा पोएटिक डिवाइस में, तब कौन सा पोएटिक डिवाइस है, और अगर कोई फ्रेज या वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं, ठीक है। सो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में ये आंसर करने हैं। नेक्स्ट इज इंजैबमेंट। ये बहुत अच्छा है, इंजैबमेंट बहुत बारी यूज होता है। हमेशा का ख्वाब आंखों में चलता रहा, सपनों का पानी दिल में उबलता रहा। वाह क्या लाइन है ना। हमेशा का ख्वाब आंखों में चलता रहा, एक ख्वाब था जो हमेशा आंखों में चलता रहा, सपनों का पानी दिल में उबलता रहा, ठीक है। इसके बाद क्या है, आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन आई ट्रिप्ड ऑन अ रॉक एंड फेल ऑन माई फीट। अब यहां देखना है, when a sentence or phrase runs over from one line to the next without pause और punctuation, यहां पर पहली लाइन से दूसरी लाइन में आ गए हैं बिना किसी पॉज के, कहीं रुके हुए और बिना किसी पंक्चुएशन साइन के, तो वो है इंजैबमेंट। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये तो जंप करने वाली बात है। इसके बाद आता है एल्यूजन। वो तो पूरी शेरे पंजाब है, गुस्से में आकर सबको हरा देती है। वो तो पूरी शेरे पंजाब है, गुस्से में आकर सबको हरा देती है। फिर क्या है यहाँ पर, शी इज लाइक अ मॉडर्न डे क्लियोपैट्रा कमांडिंग रिस्पेक्ट वेयर एवर शी गोज, कि वो आज की क्लियोपैट्रा है, कहीं पर भी जाती है सम्मान ही हासिल करती है, ठीक। तो यहाँ उसको प्राउड फीलिंग दे रहे हैं। when there is a contradiction between what is said and what is meant, or between expectation and reality। आप देखो यहाँ क्या है, this allusion compares a person to Cleopatra referencing her legendary power and charm, कि यहाँ पर जब उसको आप सम्मान देने की कोशिश कर रहे हो, जब वहां पे ये बता रहे हैं ना कि ये कैसी दिखती है, ठीक है। अब ये मेटाफोर नहीं है, ये सिमली नहीं है, यहाँ पे लाइक कहीं नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है ही इज लाइन इन द फाइट, ऐसा कहीं नहीं है। वो क्या बता रहा है कि जब उसकी जो रियलिटी है ना, कंट्राडिक्टोरी है, कि अभी वो कहीं पर भी जाएगी तो कहीं पर भी दूसरा बंदा पहुंचेगा तो उसकी जो सम्मान है वो बढ़ जाएगा। तो जहां पर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो दैट इज कॉल्ड एल्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कुछ पोएटिक डिवाइस, चलो तो ये थी हमारी सारी पोएटिक डिवाइसेस। वन बाय वन हमने इनके मीनिंग को समझा है। अब हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि हमारी कौन सी पोएट्री में, इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी पोएट्री में कौन सी हमारी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइसेस को देखने के लिए जो हमारी इंग्लिश की लिटरेचर की बुक में है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पोएट्री ऑफ क्लास 10th। वो है हमारी कौन सी, फायर एंड आइज, ठीक है। तो फायर एंड आइज में यहाँ पर सबसे पहली जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है वो है मेटाफोर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के 10वीं कक्षा के सबसे प्यारे बच्चों, ये जो पोएटिक डिवाइसेस अब हम करा रहे हैं ये आपके पेपर के लिए, एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको नोट करते हुए चलना। मेटाफोर, इसमें सबसे पहले जो पोएटिक डिवाइस यूज हो रही है वो है मेटाफोर। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज अप्लाइड to an object or action to which it is not literally applicable. Example, fire here depicts desire and greed and ice depicts hatred and coldness in the relation, ठीक है।
तो ये लिटरेरी मतलब अगर मेरे से कोई पूछे यार फायर का क्या काम है, तो फायर को हम हेट थोड़ा ना दिखा सकते हैं, है ना। लेकिन पोएट ने उन चीजों को यूज किया ना, डिजायर के साथ में फायर को यूज कर दिया, आइस के साथ में उसको यूज कर दिया कि भाई ये हेट का है, तो उसको एक मेटाफोर दे दिया, ठीक है, एक सिंबल भी दे दिया, इसमें उसका सिंबोलिज्म भी यही चीज आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम दोनों चीजें हैं, इसलिए मेटाफोर और सिंबोलिज्म हमने एक साथ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में इसमें एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या आ रहा है, सम से, देखो पहली जो लाइन है फायर एंड आइज में, सम से द वर्ल्ड विल एंड, ठीक है, हु फेवर फायर, तो यहां पर क्या है, एस और एस का रिपीटिशन है पहले, यहां पे एफ और एफ का रिपीटिशन है, तो जो पहला हमारा कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो गया दैट बिकम एलिटरेशन। फिर आता है आपके पास में एसोनेंस, यहां पर आ रहा है दोज हु फेवर फायर, तो ओ और आई का रिपीटेशन है, यहां पर क्या है, वॉवल साउंड का, ऊपर वाले में क्या था हमारा कॉन्सोनेंट साउंड का, यहां क्या है आपका वॉवल के साउंड का। इंजैबमेंट, इंजैबमेंट में यहां पर भी बिना पॉज दिए नेक्स्ट लाइन पे फटाफट आगे, सम से द फायर द अर्थ विल एंड इन फायर, सम से इट विल एंड इन द आइज बाय द आइज, तो यहां पे नेक्स्ट लाइन तक हम जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, तो इसमें कोई भी हमारा पंक्चुएशन मार्क या स्टॉप मार्क नहीं है। इसके बाद आता है एनाफोरा। एनाफोरा में भी यही है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन द आइज, ठीक है। तो यहां पे देखो इन दोनों में क्या है, एस और एस स्टार्टिंग में है तो एलिट्रेशन है, लेकिन सम से इकट्ठा पढ़ रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा एनाफोरा। इस चीज के लिए तो आपको अब लाइक बटन दबाना ही चाहिए, क्योंकि अब आपको ये पोएट्री के पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डस्ट ऑफ स्नो। देखो कितना अच्छा पीछे का बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हमारे पास राइमिंग स्कीम है, ए बी ए डी सी डी सी डी, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पहला वही एलिट्रेशन है कि कैसे साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजस्टमेंट, वही चीज है, हैज गिवन माय हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, ठीक है। तो यहां क्या है, सम, यहां क्या हो गया, हैज गिवन माय हार्ट, हैज और हार्ट एंड सेव्ड, हाँ। तो पहला इसमें राइमिंग स्कीम हो गया, दूसरा एलिट्रेशन है। अब एलिट्रेशन कैसे, देखो हैज गिवन माय हार्ट, अब यहां पर दोनों वर्ड एक समान नहीं आ रहे, लेकिन एक लाइन में, एक ही लाइन में दो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, हा का साउंड, हैज गिवन माय हार्ट, तो हा का साउंड दो बार आ गया इस लाइन में, तो ये क्या बन गया, एलिट्रेशन। सेव सम पार्ट, अब सा का साउंड आ रहा है, सेव सम, सा, तो ये क्या हो गया आपका एलिट्रेशन। एसोनेंस अगेन, शूक डाउन ऑन मी, तो शूक डाउन ऑन मी, ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, ये आपका वॉवल का साउंड हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका एसोनेंस। और सेम वही इंजैबमेंट तो है ही भैया, इंजैबमेंट तो है ही, क्योंकि बिना रुके ये दूसरी लाइन में ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको लाइक बटन दबाना है, शेयर करनी है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि और भी बच्चों को ये पोएटिक डिवाइसेस की प्रॉब्लम से मुक्ति मिल सके, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे टाइगर इन द जू, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत पसंद है ये वाली। इसके दो तरीके से आपके पास में राइमिंग स्कीम आती है, पहली है ए बी सी बी और दूसरी है ए बी सी डी। तो पहली स्टैंजा में है ए बी सी बी और दूसरे स्टैंजा में है ए बी सी डी। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे जो आपका टाइगर है उसको कैसे रेफर किया गया है, ही के साथ में, तो ही यहाँ पे उसको ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी गई है। मेटाफोर, यहाँ मेटाफोर है, द पॉज ऑफ टाइगर हैव बीन कंपेयर्ड विद वेलवेट। अब उसके टाइगर के जो पॉज है उसको वेलवेट के साथ कंपेयर किया है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कि उसके जो पैर हैं, जो पंजे हैं, वो इतने सॉफ्ट है कि जैसे वेलवेट हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और कौन से हैं, इंजैबमेंट, क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंसेस है, बिना पॉज करे चले गए हैं, जैसे यहां पर है थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। एलिट्रेशन यहाँ पर है, प्लम पास में है, क्योंकि पी का साउंड रिपीट हो रहा है, बिहाइंड बार्स, ब का पहला साउंड। एलिट्रेशन वही चीज है भैया, पहले वर्ड, पहले कॉन्सोनेंट वर्ड जो रिपीट हो उसको कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। इमेजरी, यहाँ पर बहुत सारी इमेजिनेशन को यूज किया, जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइगर्स एक्टिविटीज लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो लाइन है, इनको अंडरलाइन कर लो अपनी बुक के अंदर, कि ये वाली लाइन के अंदर हमारी इमेजरी पोएटिक डिवाइस
डिवाइस का यूज किया गया है। इसके बाद आता है आपके पास में ऑक्सीमोरॉन, द टू वर्ड्स क्वाइट रेंज विच आर अपोजिट इन मीनिंग। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि कभी दो वर्ड्स एक साथ आ गए, जैसे क्वाइट और रेज। क्वाइट क्या हो चुप, और रेज क्या है गुस्सा, तो ये दोनों आपस में लिखे हुए हैं लेकिन दोनों का अपोजिट मीनिंग है। ठीक, तो भाई ये आपकी पोइट्री होगी कौन सी, टाइगर इन द जू। देखो बहुत इजी तरीके से मैंने सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस को एक साथ रख दिया है। सारी पोइट्री की एक ही बारी में आपको सारी पोएटिक डिवाइसेस याद करने की कोशिश है, तो जल्दी से आपको ये याद भी हो जानी चाहिए। अब है हमारे बड़े सुंदर क्यूट से एनिमल्स आ चुके हैं भाई। हाउ टू टेल एनिमल, इसमें कौन सी राइमिंग स्कीम है, ए बी सी सी। एलिट्रेशन, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जहां पर बार बार चीजों को यूज किया, जैसे लेफ्ट एंड लेफ्ट, तो एल और एल का यूज हो गया, क्लियर। रोमिंग ग्राउंड, आर का रिपीटिशन है, वेरी वेरी हार्ड, वी बार बार आ रहा है। नोवाइज माइट नॉन प्लस, तो नोवाइज माइट नॉन प्लस में एन और एन का रिपीटिशन हो गया, ठीक है। रिपीटिशन भी है, मतलब एक ही वर्ड दो बार ही आ रहा है, लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड लेफ्ट आ रहा है ना, उसमें क्या था, यहाँ पर लेफ्ट एंड लेफ्ट रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ फर्स्ट लेटर पे जाना है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है, एल की कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन रिपीटिशन में क्या है, एक ही वर्ड दो बार यूज हो रहा है, फिर वेरी वेरी दो बार यूज हो रहा है। वहां यहाँ पे अगर वी को देखेंगे तो एलिट्रेशन है, और अगर वेरी वेरी देखेंगे तो रिपीटिशन है। तो भाई देखो, एक ही वर्ड आपको दो दो पोएटिक डिवाइसेस सिखा के जाता है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पर टाइगर को इट के साथ नहीं कंपेयर किया गया है, ही के साथ यूज किया है। ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ स्माइलिंग एंड वीपिंग, ये हाइना और क्रोकोडाइल को दिया है, वहां पर भी पर्सोनिफिकेशन है। थीम तो है लव की है, मोर्टेलिटी, ब्यूटी एंड टाइम विद इन अ कंसाइज फॉर्म, तो ये सारा इसके अंदर थीम्स को कवर किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी पोएट्री की जितनी भी हमारी पोएटिक डिवाइसेस है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की, वो सब इसी शीट में आ चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे प्यारे से हमारे दोस्त ट्रीज। इसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, फ्री ऑफ वर्ड्स है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ट्रीज मूव कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं। भाई ट्री तो जा ही नहीं सकता ना, उसके कोई पैर थोड़ने लगे, बट इट हैज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वॉकिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। इसके बाद आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में फॉरेस्ट फ्रॉम, एफ का रिपीटिशन है, पहला ही एफ एफ एफ। अब ये समझना है आपने क्या, कि किसी लाइन में किसी वर्ड में अगर दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आ रहे हैं, एक सॉरी एलिट्रेशन में, तो अब भाई आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर एक ही लाइन में दो कॉन्सोनेंट वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो एलिट्रेशन बन जाएगा। सिमिली है यहाँ पर, सिमिली क्या है, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने साथ के साथ आपको लाइंस लिख के दी हैं, वर्ड्स लिख के दिए, इनको अपनी बुक के अंदर भाई नोट कर लो साथ के साथ। ये इतने इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ये खजाना है पोएटिक डिवाइसेस का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो पोएट्री, वो है बॉल पोयम। बहुत अच्छी पोएट्री है जॉन बेरीमैन की। इसमें बेरीमैन रिपीट्स द वर्ड बॉल एट वेरियस पॉइंट ऑफ द पोयम, तो रिपीटिशन हो रहा है, इंजैबमेंट है, सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट टू थर्ड लाइन ऑफ द सेकंड स्टैंजा, तो इनको नोट करके चलना है ना। सिंबॉलिज्म, बॉल को सिंबल की तरीके से यूज किया है कि उसका पास्ट चाइल्डहुड है। मेटाफोर, all his young days into the harbor where his ball went, is an example of metaphor, तो मेटाफोर का भी एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, नोट कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, नोट करके चलो। एलिट्रेशन, बाइज अ बॉल बैक, तो बी वॉट का यहाँ पे रिपीटिशन भी हो गया, और डब्ल्यू साउंड का आपके पास में एलिट्रेशन भी आ गया, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब इसके अंदर 14 स्टैंजा हैं और सेम राइम स्कीम है, ए बी बी। सिमिली है, पूरी की पूरी पोएट्री में सिमिली आपको देखने को मिलेगी। मेटाफोर है इन द थर्ड लाइन ऑफ द थर्ड स्टैंजा व्हेन ही कंपेयर्स द ड्रैगन्स नोज विद द चिमनी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में हर एक पोएट्री की बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट अमांडा। अमांडा में एलिट्रेशन है, क्योंकि एलिट्रेशन वही अगेन कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक। स्टॉप दैट स्लाउटिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस 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 एस। फिर आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, तो आई का रिपीटिशन है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, तो एस और एस का है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आई थॉट आई टोल्ड यू मैंने टी और टी,
थॉट में टी का है, टोल्ड में टी का है और टू में टी का है। एल्यूजन, तो एल्यूजन a reference to statement person place from history, religion, literature or any other field। मरमेड, जैसे मरमेड का उसने एग्जांपल दिया। रेपिंजल, यहाँ पे वो तो बहुत पहले मर गई थी रेपिंजल, लेकिन उसको एग्जांपल दी। मेटाफोर, अ डिवाइस व्हिच कंपेयर्स टू थिंग्स और क्वालिटीज व्हिच आर अनलाइक, दो ऐसी क्वालिटी जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, जैसे ऑर्फन हु डोंट हैव नैगिंग पेरेंट्स, मतलब ऑर्फन के पास में तो नैगिंग पेरेंट्स होते ही नहीं है। एंड लैंग्वेज एमराल्ड, सी लैंग्वेज एंड एमराल्ड टाइप क्वालिटीज are organized to see silent is golden, freedom is sweet। ये सारे मेटाफोर यूज हुए हैं इस पोइट्री के अंदर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बुक में हर जगह पे मार्क कर लो कि सर ये पोएटिक डिवाइसेस इसमें आई हैं, और नहीं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास में एनी ग्रिगोरी की। एनी ग्रिगोरी में क्या है, इफ वी डिवाइड दिस पोएम ऑफ 18 लाइन इनटू 3 यूनिट्स ऑफ 6 लाइन ईच, दैट ईच ऑफ दीज यूनिट्स विल फाउंड टू फॉलो द सेम सिंपल राइमिंग स्कीम ए बी सी बी डी बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे इसी तरीके से चल रहा है। अब what narrative element can you identify in the poem, plot, character, setting। अब देखो ये वाली जो चीज है ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये पोएट्री के मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस बहुत अच्छे तरीके से फॉर एनी ग्रिगोरी के पोएट्री में समझा दिए हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप फॉर एनी ग्रिगोरी की पोएट्री को जाकर पढ़ो, प्लेलिस्ट में वो है, वहां पर जाकर आप इसके पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा होमवर्क मैंने आपके लिए। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपको ये पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो हमारी पोएट्री की ये वाली सीरीज यही एंड होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया था, वन शॉट थी, और ये वाली भी हमारी पोएटिक डिवाइसेस की वीडियो वन शॉट वीडियो है। अभी आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली दो और फिर हमें रिजल्ट जरूर बताना। जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि सर इन वीडियो से हमें क्या हेल्प हुई, ये भी मुझे पता होना चाहिए, ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स तक आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट और भी अच्छा मटेरियल इजी वे में और बहुत ही फैंटास्टिक वे में आपके लिए लेकर आए। सो टिल देन, बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर अपकमिंग प्री बोर्ड एग्जाम। सो बने रहिएगा हमारे साथ अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।